Looney Classes। प्रिय छात्रों, कल अनुदैर्घ्य अपरिगामी तरंग की व्याख्या की गई थी, जिसमें ऑर्गन नली के बारे में बताया गया था। दो प्रकार का ऑर्गन नली होता है, एक बंद ऑर्गन नली, एक खुला ऑर्गन नली। बंद ऑर्गन नली में सिर्फ विषम सन्नादी पाए जाते हैं, जबकि खुले ऑर्गन नली में सभी सन्नादी पाए जाते हैं, सम एवं विषम दोनों पाए जाते हैं। अतः खुले ऑर्गन नली के द्वारा उत्पन्न ध्वनि काफ़ी मधुर होती है। ठीक है, आज जो हम विचार करेंगे वह है अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग। ठीक है, ये जो है वो है अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग जो जिसमें उत्पन्न होता है वह है तने हुए तार में तरंग। ठीक है, मान लीजिए एक तार है PQ, यहाँ से तरंग निकला और यहाँ से तरंग निकला और यहाँ से तरंग यहाँ पर आकर मिल गया। ये जो है अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग है। यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ये जो है स्ट्रिंग का जो तार की लंबाई है वो L है। L इक्वल टू कितना होगा, λ/2। L इक्वल टू λ/2 होगा, क्योंकि दो कर्मागत निस्पंद के बीच की लंबाई जो है, दो कर्मागत निस्पंद के बीच की जो दूरी है वह λ/2 होती है। ठीक है, दो कर्मागत निस्पंद के बीच की दूरी है वह λ/2 होती है। तो L इक्वल टू कितना हुआ, λ/2, या लैम्डा इक्वल टू हो गया 2L, या लैम्डा इक्वल टू 2L हो गया। या लैम्डा इक्वल टू 2L। ठीक है, तो अब तने हुए तार की आवृत्ति, तब तने हुए तार की आवृत्ति n इक्वल टू कितना हुआ, V/λ, n इक्वल टू V/λ, या n इक्वल टू 1/12 √T/nu, n इक्वल टू 1/12 √T/nu, जहाँ V बराबर √T/nu, जहाँ V बराबर √T/nu इक्वल टू अनुप्रस्थ तरंग का वेग, अनुप्रस्थ तरंग का वेग, T इक्वल टू तार का तनाव, T इक्वल टू तार का तनाव। ठीक है, म्यू इक्वल टू तार की रेखीय लंबाई। यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू तार की रेखीय घनत्व। अब समझ गए, म्यू इक्वल टू तार का रेखीय घनत्व, T इक्वल टू तार का तनाव। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए, V इक्वल टू कितना हुआ, V इक्वल टू हुआ √T/nu, अनुप्रस्थ तरंग का वेग, जहाँ T बराबर तार का तनाव, म्यू बराबर तार का रेखीय घनत्व। अब क्लियर, फॉर्मूला आ गया आपका क्या, n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू 1/12
फॉर्मूला आ गया n इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी अपॉन न्यू। यदि रो बराबर तार के पदार्थ का घनत्व, यदि रो बराबर तार के पदार्थ का घनत्व, डी बराबर तार का व्यास, डी बराबर तार का व्यास, तब म्यू बराबर पाई डी स्क्वायर 4 इंटू रो, तब म्यू बराबर पाई डी स्क्वायर 4 इंटू रो। यह जो है आपको म्यू बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4/रो कैसे हुआ? म्यू क्या है? रेखीय घनत्व। म्यू इक्वल टू रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व का अर्थ क्या हुआ? रेखीय घनत्व का अर्थ हुआ द्रव्यमान अपॉन लंबाई। ठीक है, रेखीय घनत्व का अर्थ हुआ द्रव्यमान अपॉन लंबाई। तो म्यू इक्वल टू हुआ पाई, देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आयतन। एल से गुना करेंगे तो आयतन मिलेगा, और रो से गुना करेंगे तो घनत्व मिलेगा। ठीक है, रो से गुना करेंगे तो घनत्व मिलेगा। ठीक है, घनत्व मिलेगा। अब इसमें एल से डिवाइड कर दिए, एल से भाग दे दिए, एल क्या हो गया? कैंसिल। एल कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा? म्यू बराबर पाई आर स्क्वायर रो आएगा। म्यू बराबर पाई आर स्क्वायर रो, और आर को क्या लिख सकते हैं? d/2 द होल स्क्वायर। आर को लिख सकते हैं d/2 द होल स्क्वायर। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया? म्यू का वैल्यू आ गया पाई d²/4 इंटू रो। ठीक है, तो इसका दूसरा फार्मूला हो गया n इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी अपॉन पाई d²/4 इंटू रो। ठीक है, इसका दूसरा जो फार्मूला हो गया n इक्वल टू कितना हुआ? n इक्वल टू हुआ 1/12, n इक्वल टू 1/12 अंडर रूट टी अपॉन पाई d²/4 इंटू रो। फार्मूला से फार्मूला बन गया, समझ गए? तब यहां पर जो है देखिए फर्स्ट n समानुपाती 1/L टी तथा न्यू क्या है? नियत। इसे कहते हैं लंबाई का नियम, इसे कहते हैं लंबाई का नियम। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवृत्ति उतना कम होगा। तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी आवृत्ति उतना कम होगा। दूसरा है n प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टी। दूसरा है n प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टी। यहाँ पर आपको क्या हो गया? एल और न्यू जो है वो नियत हो गया, एल और न्यू नियत हो गया। इसे कहते हैं तनाव का नियम, इसे कहते हैं तनाव का नियम। ठीक है, थर्ड है n प्रोपोर्शनल समानुपाती 1/√न्यू। एल और टी क्या है? नियत। एल और टी नियत, इसे कहते हैं द्रव्यमान का नियम, इसे कहते हैं द्रव्यमान का नियम। समझ गए? फोर्थ है n समानुपाती 1/d। यहां पर क्या हुआ? एल टी तथा रो इक्वल टू नियत, इसे कहते हैं व्यास का नियम, इसे कहते हैं व्यास का नियम। समझ गए? इसे कहते हैं व्यास का नियम। इसे कहते हैं व्यास का नियम।
और फिफ्थ हुआ n पर समानुपाती 1/√ρ। कब? एल टी तथा d = नियत। इसे कहते हैं घनत्व का नियम। इसे कहते हैं घनत्व का नियम। तब यहां पर जो है 5 नियम हुआ। पहला लंबाई का नियम, दूसरा तनाव का नियम, तीसरा द्रव्यमान का नियम, चौथा व्यास का नियम, पांचवा घनत्व का नियम। ठीक है। तने हुए तार में सभी सन्नादी एवं अधिस्वरक पाए जाते हैं। तने हुए तार में सभी सन्नादी एवं अधिस्वरक पाए जाते हैं। ठीक है। अतः तने हुए तार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो होती है, वो सुरीली होती है। ठीक है। तने हुए तार के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह सुरीली होती है। ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कहीं भी फ्रीक्वेंसी का काम पड़े, आवृत्ति का काम पड़े, तो पहला फार्मूला याद रखिएगा, n = कितना? 1/12 √T/ν। ठीक है। n = 1/12 √T/ν। और दूसरा फार्मूला बना, n = 1/12 √T/πd²/4 × ρ। ठीक है। n = 1/12 √T/πd²/4 × ρ। ठीक है। ये 2 आवृत्ति का फार्मूला हुआ। फार्मूला से फार्मूला बना, 2 आवृत्ति का फार्मूला। अब सुनिए, इस पर एक प्रश्न देखिए। एक तार पर 10 किलोग्राम का भार दिया जाता है। यदि तार का द्रव्यमान 4 × 10⁻² किलोग्राम है एवं लंबाई 2 मीटर है, तब तार की मौलिक आवृत्ति ज्ञात करें। ठीक है। तब तार की मौलिक आवृत्ति ज्ञात करें। क्या है? एक तार पर 10 किलोग्राम का भार दिया जाता है। यदि तार का द्रव्यमान 4 × 10⁻² किलोग्राम है एवं लंबाई 2 मीटर है, तब तार की मौलिक आवृत्ति ज्ञात करें। अब देखिए इसका हल फॉर्मूला क्या होगा? n = 1/12 √T/ν। ठीक है। या n = 1/12 √T/ν, 1/2 × 2 √10 × 9.8 mg। n = 1/12 √T/ν। n = L का मान कितना दिया गया है? 2 मीटर। तो n = 1/2 × 2 × √10 × 9.8। यहाँ पर रेखीय घनत्व तो नहीं दिया गया है। रेखीय घनत्व तो नहीं दिया गया है, द्रव्यमान में लंबाई से डिवाइड कर देंगे। 4 × 10⁻²/2 n = 1/4 √98/2 × 10⁻² बराबर 1/4
9800 बाई 2 कट गया, 4900 हुआ, और n इक्वल टू 70/4, 70/4 मतलब 17.5 CPS साइकिल पर सेकेंड, आंसर आ गया 17.5 साइकिल पर सेकेंड। ये आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन था तने हुए तार का, दिमाग बैठ गया। दूसरा प्रश्न है, एक तार में तरंग का समीकरण दिया गया है। y बराबर 0.2 साइन 30t प्लस x मीटर, ठीक है। एक तार में तरंग का समीकरण दिया गया है, एक तार में तरंग का समीकरण दिया गया है, y इक्वल टू 0.2 साइन 30t प्लस x मीटर, ठीक है। यदि तार का रेखीय घनत्व 1.2 किलोग्राम पर मीटर है, यदि तार का रेखीय घनत्व 1.2 किलोग्राम पर मीटर है, तब तार का तनाव ज्ञात करें। एक तार में तरंग का समीकरण दिया गया है, y इक्वल टू 0.2 साइन 30t प्लस x मीटर। यदि तार का रेखीय घनत्व 1.2 किलोग्राम पर मीटर है, तब तार का तनाव ज्ञात करें, ठीक है। तो ये समीकरण जो दिया गया है, इससे पहले तरंग वेग निकाल लें। तरंग वेग v इक्वल टू कितना, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तरंग वेग v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और v ओमेगा की जगह कितना है 30/1, क्योंकि प्रगामी तरंग का हम समीकरण बता चुके हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो अब हम यहाँ बता चुके हैं, तो कितना हो गया, तरंग का वेग v इक्वल टू कितना हुआ, ओमेगा बाई के 30/1, v इक्वल टू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर v फॉर्मूला कितना हो गया, v इक्वल टू √t/न्यू, या t इक्वल टू v² न्यू, या t इक्वल टू 30 का स्क्वायर इंटू न्यू का मान 1.2 है, 900 इंटू 1.2, और इसका वैल्यू आएगा 1080 न्यूटन। समझ गए। अगर समीकरण दिया है तो समीकरण से पहले वेग ज्ञात कर लीजिए, तरंग वेग ज्ञात कर लीजिए, और तरंग वेग ज्ञात करने के बाद सीधे फार्मूला लगा दीजिए, v इक्वल टू √t/न्यू, और t का मान, तनाव का मान निकल जाएगा।
अब आप कहिएगा कि आप वो फार्मूला क्यों नहीं, आवृत्ति का फार्मूला क्यों नहीं लगाए। n बराबर कितना, n बराबर 1/2 L अंडर रूट टी बाई न्यू, n बराबर 1/2 L अंडर रूट टी बाई न्यू, ठीक है। n इजक्वल टू 1/2 L अंडर रूट टी बाई न्यू, वो फार्मूला आपने क्यों नहीं लगाया। तो सुनो, यहाँ पर जो है सब कुछ तो दिया गया है, खैर इसे हम आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवृत्ति निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लंबाई, तार की लंबाई नहीं दी गई है। तार की जब लंबाई नहीं दी गई है, तो फार्मूला का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः हम तनाव निकालने के लिए फार्मूला कौन लगाए, v इक्वल टू कितना, अंडर रूट टी बाई न्यू। देखिए यहां पर तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत में, तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत में तीन प्रकार का तरंग होता है। तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत में 3 प्रकार का तरंग होता है। पहला तरंग का व्यतिकरण, फर्स्ट होता है तरंग का व्यतिकरण, जो हमने आपको बताया। दूसरा हुआ आपको अप्रगामी तरंग, हमने जो बताया। अप्रगामी तरंग सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें हमने सब बता दिया। अप्रगामी तरंग का समीकरण, अप्रगामी तरंग का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी बता दिया। इसके अलावा अप्रगामी तरंग जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग ऑर्गेन नली में, वो भी हम आपको कंसेप्ट दे दिए। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग तने हुए तार में, वो भी कंसेप्ट हमने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये दूसरा हुआ। तीसरा हम आपको जो बताए थे, तीसरा बहुत आसान है, विस्पंद। विस्पंद क्या है, देखिए ये तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत, पर ये थर्ड है। तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत पर थर्ड पॉइंट है। तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत पर थर्ड पॉइंट है विस्पंद, ठीक है। विस्पंद, तो विस्पंद क्या है, देखिए जब दो ध्वनि स्रोत आवृत्ति में थोड़ा अंतर, ठीक है, एक ही दिशा में गमन करते हुए अध्यारोपित होती है, तब जो परिणामी तरंग बनता है, वहां पर महत्तम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न होती है, ठीक है। वहां पर महत्तम तीव्रता एवं न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न होती है। एक महत्तम तीव्रता तथा एक न्यूनतम तीव्रता, ठीक है। एक महत्तम तीव्रता तथा एक न्यूनतम तीव्रता मिलकर के एक विस्पंद बनाता है। एक महत्तम तीव्रता, एक न्यूनतम तीव्रता मिलकर के एक विस्पंद बनाता है, समझ गए। और प्रति सेकंड जितना महत्तम एवं न्यूनतम सुनाई पड़ता है, उसे विस्पंद की तीव्रता कहते हैं। तो कहा जाए तो विस्पंद किसके कारण होता है? विस्पंद जो होता है तरंग के व्यतिकरण के कारण होता है। विस्पंद जो होता है वो तरंग के व्यतिकरण के कारण होता है, समझ गए। मान लीजिए यदि N1 तथा N2 दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति है, तब विस्पंद की आवृत्ति
तब विस्पंद की आवृत्ति कैपिटल N इक्वल टू N1 माइनस N2। तब विस्पंद की आवृत्ति कैपिटल N बराबर N1 माइनस N2, ठीक है। तब विस्पंद की आवृत्ति कैपिटल N इक्वल टू N1 माइनस N2, ठीक है। मात्र एक फार्मूला, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला। एक छोटा फार्मूला है विस्पंद का। विस्पंद का एक छोटा सूत्र है, कैपिटल N इक्वल टू N1 माइनस N2, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, समझ गए। तो ये विस्पंद की बात हो गई, लेकिन याद रखिए ये N1 माइनस N2 जो है, ये जो अंतर आना चाहिए, जो अंतर आना चाहिए वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। जो अंतर आना चाहिए वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, समझ गए। यदि विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात करना है, अगर आपको 9 हर्ट्ज आता है, 7 हर्ट्ज आता है, 8 हर्ट्ज आता है, तब तो समझिए कि सही है। लेकिन एबॉव 10 हर्ट्ज जाता है तो गलत हुआ, समझ गए। तो कैपिटल N इक्वल टू कितना हुआ, कैपिटल N इक्वल टू N1 माइनस N2। ये विस्पंद का सूत्र है, एक सूत्र हुआ और बड़ा, ये मात्र एक सूत्र लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझ गए। अब इस पर एक प्रश्न, दो ध्वनि तरंगें जिनका तरंग दैर्घ्य 100 मीटर तथा 101 मीटर 100 सेंटीमीटर तथा 101 सेंटीमीटर है, एक साथ अध्यारोपित होने पर प्रति सेकेंड 4 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं, ठीक है। प्रति सेकेंड 4 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं। तब तरंग का वेग ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या लगाइएगा, N इक्वल टू कितना, N1 माइनस N2, ठीक है। सूत्र लगाइएगा N इक्वल टू N1 माइनस N2, या N इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1 माइनस V अपॉन लैम्डा 2, या N इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1 माइनस V अपॉन लैम्डा 2। N का मान 4 है, V अपॉन 100 माइनस V अपॉन 101, या 4 इक्वल टू 101 माइनस 100 इंटू V अपॉन 100 इंटू 101, ठीक है। या V इक्वल टू 4 इंटू 100 इंटू 101, ठीक है। इसमें 100 से डिवाइड कर दिए, मीटर पर सेकेंड हो गया, तो V इक्वल टू कितना हुआ, V इक्वल टू हुआ 404 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V इक्वल टू हुआ 404 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप समझ गए। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ था, नंबर विस्पंद का मान दिया हुआ था, प्रति सेकंड विस्पंद का मान दिया हुआ था। तो यहाँ पर N इक्वल टू कितना हुआ, N1 माइनस N2, और N इक्वल टू V बाई लैम्डा 1 माइनस V बाई लैम्डा 2, या 4 इक्वल टू V बाई 100 माइनस V बाई 101, या 4 V इक्वल टू कितना आ गया, 404 मीटर पर सेकेंड, समझ गए।
एक और प्रश्न है, यदि y1 इक्वल टू a साइन 2008 पाई t तथा y2 इक्वल टू a साइन 2000 पाई t, ठीक है, तब प्रति सेकंड विस्पंद की संख्या y1 इक्वल टू a साइन 2008 पाई टी, y2 इक्वल a साइन 2000 पाई टी, तब प्रति सेकेंड विस्पंद की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n1, 2 पाई n1 की जगह कितना है 2008 पाई, ठीक है, पाई पाई कैंसिल है, इससे कट गया 1004 हुआ, n1 कितना आ गया 1004, ओमेगा 2 कितना है 2 पाई n2, 2 पाई n2 कितना है 2000 पाई, ठीक है, पाई पाई कैंसिल 1000, n इक्वल टू कितना होता है n1 माइनस n2, 1004 माइनस 1000 और आंसर कितना आ गया 4 प्रति सेकंड। जो है प्रति सेकंड आपको विस्पंदों की संख्या जो है वह 4 सुनाई पड़ेगी, 4 आंसर आया, समझ गए। तो समीकरण के आधार पर जो क्वेश्चन हो सकता है, समीकरण के आधार पर वो हमने आपको बता दिया, विस्पंद का न्यूमेरिकल के आधार पर जो आपको बताया गया। मिक्स क्वेश्चन भी हो सकता है, मिक्स आपको विस्पंद के आधार पर जनरली मिक्स क्वेश्चन पूछता है एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर इसके पहले वाला जो बताया वो मिक्स था। तो ये बात को ध्यान रखें। मात्र एक छोटा फार्मूला विस्पंद का, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, कैपिटल N इक्वल टू n1 माइनस n2, ठीक है, उसी को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म में, तरंग दैर्घ्य के टर्म में, कैपिटल N इक्वल टू v बाई λ1 माइनस v बाई λ2। तो आज जो हमने आपको बताया, जो हमने बता रहे हैं, ये पूरा जो था वो तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत था, वह पूरा तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत था। और तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत में 3 प्रकार का तरंग है और तीनों प्रकार के तरंग को हमने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। लास्ट वाला जो अंतिम वाला जो दोनों तरंग का है, एक अपरिगामी तरंग तथा विस्पंद, नीट एग्जाम के लिए, नीट परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।